1995 की भी बात करें, आपकी कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो इन्फोसिस के बराबर था उस टाइम। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, पेरेंट्स ने बिजनेस शुरू कर दिए, अब उनको गले पे बिठा दिया है। ऐसे बिजनेस ज़्यादातर केसेस में ग्रो नहीं कर पाते। क्या रीज़न है उसका और सोल्यूशन क्या है? रीज़न उसका एक तो ये है कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेट में हैं, कर्जे में हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है, कैसे वो कर्जे से बाहर आ सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, लेट्स से 50,000 लाख है, तो कोई बिजनेस आइडियाज आप बता सकते हैं कि 50,000 लाख में कौन से बिजनेसेस इंडिया में शुरू हो सकते हैं? आज एप्पल $3 ट्रिलियन कंपनी है। जितनी भारत की देश की इकोनॉमी उतने तो एक कंपनी है। प्री 90s का जो बिजनेस एनवायरनमेंट था और पोस्ट 90s का या जो अभी रिसेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में, उसमें क्या डिफरेंस है? कौन सा आपको लग रहा है ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? यार, ये तो ड्रीम टाइम चल रहा है। कई पॉडकास्ट करते हुए ना मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है, और आज का पॉडकास्ट उन पॉडकास्ट में से एक था। सुरेश मनशर्मानी जी हमारे पॉडकास्ट में आए थे। इन्होंने ना 1995 में एक कंपनी बनाई थी जिसका रेवेन्यू इन्फोसिस से ज़्यादा था। हालांकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां करी और उनकी कंपनी की हालत ऐसी हो गई थी, इनको अपना घर, इनकी गाड़ियां बेचनी पड़ी थी। वहां से इन्होंने कैसे बाउंस बैक किया है, एंटरप्रेन्योर्स का क्या माइंडसेट होना चाहिए, कर्जे में कैसे ना आए, अगर कर्जे में आ गए तो बाहर कैसे जाना चाहिए, अपनी सेल्स को 2x करने का, 3 महीने में अपनी सेल को डबल करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अपने प्रॉफिट को 3x करने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, अपने बिजनेस को डेट फ्री बनाने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। मतलब हमने जनरली क्या होता है कि इनके पॉडकास्ट से ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लास्ट तक पॉडकास्ट देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और ये पॉडकास्ट करता हूँ उसमें आप के लिए अच्छे गेस्ट लाता हूँ, बदले में मुझे एक छोटी सी सपोर्ट ये चाहिए होती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे गेस्ट लेके आ पाऊँ। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना और मेरे को लास्ट में जाते वक्त बताना कौन सी आपको लर्निंग मिली इस पॉडकास्ट से, और अगले पॉडकास्ट में मैं किसको गेस्ट बुला के लाऊं। थैंक यू सुरेश सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। माय प्लेजर, मुझे भी अच्छा लग रहा है आज इस बहाने हम मिल रहे हैं पहली बार। बहुत साल से आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आज आपके सामने बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और कोशिश करेंगे कि लोगों को सर हम बिजनेस की ना रियल इन डेप्थ नॉलेज दे सके, है ना। सबसे पहले बात करेंगे जॉब वर्सेस बिजनेस की। जी। आप इस टॉपिक पे बहुत बात करते हैं, ठीक है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, जॉब बेटर है या बिजनेस बेटर है? देखो, मैं एक वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ, करोड़ों में जिसने जहाँ डाला वहाँ सबको अच्छा, कंट्रोवर्सी भी हुई, गाली भी खाई, उल्टे सीधे कमेंट भी आए बहुत कि बेटा पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। अब ये सुन के ना लोग, क्या जी हर कोई अगर बिजनेस करेगा तो नौकरी कौन करेगा, तुम्हारे यहाँ कौन काम करेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई 5% लोगों में दम होता है धंधे का। आप भी बिजनेस में हो, मैं भी हूँ, हम जानते हैं व्हाट ऑल इट टेक्स। हमारी सेहत चली जाती है, हमारा फैमिली टाइम चला जाता है, दुनिया भर के कर्जे ले लेते हैं, घर गिरवी रख देते हैं, क्या क्या नहीं करते। तो बिजनेस हर एक के बस की तो है ही नहीं, लेकिन जो कर जाता है वो फिर इनकम इज अनलिमिटेड, क्योंकि बिजनेस माना इनकम अनलिमिटेड। बाकी और सब जगह, चाहे गूगल का सीईओ पकड़ लो, चाहे अमेजोन का सीईओ पकड़ लो, करोड़ों में तनख्वाह होगी, हो सकता है हम आपसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी लिमिट है। बिजनेस में लिमिट कोई नहीं, यू कैन बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। आज एप्पल $3 ट्रिलियन कंपनी है। जितनी भारत की देश की इकोनॉमी उतने तो एक कंपनी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनकम इज अनलिमिटेड, तो भाई बिजनेस करो। अब सवाल ये होता है बिजनेस करे कौन। अब कई लोग ये ना जोश में आ गए, जॉब छोड़ दो, अरे फैमिली है पीछे डिपेंडेंट, ऐसे मत छोड़ देना, कहीं बोलो बाद में बिल मेरा फाड़ो कि भैया आपने कहा था कर दो, कर दिया। तो वो नहीं होता है। या तो आप यंग हो, पीछे आपके माँ बाप कोई कमा रहा है, आपको टेंशन नहीं है घर की, तो फिर तो आपको बिजनेस करना ही चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी भी है, कोई टेंशन नहीं बच्चों का, बीवी का, घर का, किसी का भी। तो यू मस्ट डू बिजनेस। दूसरी कैटेगरी है कि जिनकी वाइफ कमा रही है, तो एटलीस्ट एक जना अर्निंग इनकम है, उनको कर लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी जो जॉब में है वो जॉब करते रहो भैया। साइड हसल में डेवलप कुछ ऐसा कर लो कि जॉब के बराबर कमा लो, तब छोड़ देना। नहीं तो भैया जॉब में सुखी रहो, पंगा मत लेना जिंदगी से। तो ये है जॉब वर्सेस नौकरी का मेरा फंडा। ठीक है सर, आप कितना अमाउंट सजेस्ट करते हैं? लेट्स से किसी को बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम उसके पास कितने पैसे चाहिए, कितना पैसा चाहिए होता है एक बिजनेस शुरू करने के लिए?
देखो अगर हम उस बात में जाएंगे ना जहाँ पे पूरी एक्सेल बनती है, बिजनेस प्लान बनता है, जितना कैपिटल चाहिए, वो मामले को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो उनके लिए जिनका पैसा है। दे गो इनटू दैट थिंग कि हमको कितना बिजनेस चाहिए होगा, कितना वर्किंग कैपिटल, कितना कुछ बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए। तो अगर मैं एक उस इंसान की बात करूं जिसके पास पैसा नहीं है फिर भी बिजनेस करना है, कैपिटल नहीं है, अब मान लो उसको कह दो जी बिजनेस करने के लिए, तो और लिखेंगे इसी पे कमेंट पे लोग लिखेंगे बिजनेस के लिए करोड़ों रुपए चाहिए होते जी, हम कैसे करें, आप तो कह रहे हो जी बिजनेस कर लो। तो वहाँ पर मेरा कहना है कि बी द बेस्ट। देखिए आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं, आपको कोई डॉक्टर चाहिए गुड़गांव में, तो आप क्या बोलेंगे, सुरेश जी कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, कोई अच्छा आंखों का डॉक्टर बताओ, कोई अच्छा हार्ट का डॉक्टर बताओ जी, कोई अच्छा घुट्टों का डॉक्टर बताओ, ऑर्थो बताओ, कोई अच्छा बोलते हैं ना। तो देन यू वुड लाइक टू गो टू द बेस्ट। कोई अच्छा वकील बताओ जी, कोर्ट में केस लगा है, कोई अच्छा क्रिमिनल वकील बताओ। तो क्या आप अच्छे हो? तो अच्छे तो बनो, तो पैसा तो आपके पीछे आएगा। हर किसी को एक्सपर्ट चाहिए आज, मुकेश अंबानी को भी चाहिए, टाटा को भी चाहिए, मुझे चाहिए, आपको भी चाहिए। आज आपको मान लो कोई दूसरे शहर में शोरूम खोलना है, आपका गारमेंट्स का काम है, तो यू वुड लुक फॉर समबॉडी हु इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया, जो सेल संभाल सके। चल भाई तेरे को थोड़ी सी इक्विटी देता हूँ, थोड़ा सा शेयर दे देता हूँ, डायरेक्टर बनाता हूँ कंपनी में, यार पूरा महाराष्ट्र तू संभाल ले पूरा। अगर कोई ऐसा जोरदार आदमी मिल जाए आपको, तो योर बिजनेस विल इमीडिएटली इंक्रीज 10 फोल्ड, कि आपको एक हैंड और मिल गया। तो एक्सपर्ट तो बनो, पैसा लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैंने एक बार वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी, गारमेंट एक्सपोर्ट जब बंद किया था, तो मैं पढ़ने गया, CFP किया, मैंने कहा वेल्थ का काम करूंगा साफ सुथरा, मुझे अब लेबर में नहीं फंसना। तो वहाँ पे एक एक्सपर्ट मुझे मिला जो जिसके पास ऑलरेडी क्लाइंट थे, पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का अच्छा तजुर्बा था, नौकरी कर रहा था कहीं। तो मैंने कहा पैसा मैं लगाता हूँ, तो आ जा भाई, शेयर मैं देता हूँ कंपनी में। तो ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। मनी विल चेज यू इफ यू आर एन एक्सपर्ट। ओके। फिर पैसे की बात मत करना, पैसा लगाने वाले मिल जाएंगे, आप काम करके दिखाओ, शेयर भी मिल जाएगा कंपनी में, मालिक भी बना देगा कोई ना कोई। ठीक है सर, आपने ये चीज़ें खुद से की हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। 1995 की भी बात करें, आपकी कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू था वो इन्फोसिस के बराबर था उस टाइम का। IPO भी आया था हमारा, IPO भी आया था आपका। तो आपका क्या माइंडसेट था उस बिजनेस को शुरू करने के लिए? कौन सी ऐसी एक चीज़ थी जो आपने बहुत अच्छी की जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच पाए थे? हमेशा स्केल सोचा, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे टाइम में गारमेंट एक्सपोर्ट में गोकुलदास एक बहुत बड़ी कंपनी होती थी। तो हम जब काम सीख रहे थे, शुरू किए थे, तो बेंचमार्क तो हमेशा आदमी टॉप को रखता है। आज फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे, आप किसको बेंचमार्क करोगे? शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, कि यार वैसा बनना है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान आए तो वो दिलीप कुमार की सोचते थे कि हमें वैसा बनना है। तो आप इंडस्ट्री में जो बड़े सक्सेसफुल कंपनीज हैं, आप उनसे बेंचमार्क करो, वैसा बनना। तो हम सोचते थे गोकुलदास की 25 फैक्ट्रीज हैं बेंगलोर में, तो हम सोचते थे हमें एक पूरा सिटी बनाना है जहाँ यान से लेके गारमेंट बनने तक सारा उस शहर में हो, हमारे वर्कर भी वहीं रहें। तो वो वाला विज़न और सोच लेके जब हम चलते थे, तो देन IPO और ये सारी चीज़ें बीच में अपने आप खुलती चली जाती थी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सितारों की तमन्ना करोगे चांद तक तो पहुँचोगे। तो बड़ा सोचना जरूरी है, छोटा सोचोगे बड़ा कभी नहीं होगा, गारंटीड, मैं लिख के दे सकता हूँ। ओके। हो सकता है बड़ा सोचो बड़ा ना हो, लेकिन छोटा सोचोगे बड़ा होगा ही नहीं, ये तो तय है। ये आप भी मानोगे बिजनेस में कि अगर आपकी सोच ही यही है कि यार खर्चा पानी निकल जाए, 2-4 करोड़ की टर्नओवर कर ले, एक्सपेंस निकल जाए, नौकरी से अच्छा हूँ, 20-50 लाख साल के कमा लो, आई एम हैप्पी, तो फिर उतना ही रहोगे भाई, उससे आगे नहीं बढ़ोगे। ओके सर, एक टाइम था जब आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे, आपकी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी। एक ऐसा भी फेज था कि आप को लॉसेस हुए थे। आपका 1000 करोड़ का घर था, वो आपको 1000 गज का, 1000 गज का घर था जो आपको बेचना पड़ा था। काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको बेचनी पड़ी थी। कैसे वो डाउनफॉल आया, कौन सी आपने गलतियाँ करी थी और कैसे फिर वहाँ से आप राइज हुए? देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा संभालना 10 गुना मुश्किल है। अब आप देखोगे सक्सेस, कितनी बड़ी बड़ी सक्सेस, विजय मल्ल्या, अनिल अंबानी, छोटे लोग हैं ये, लेकिन दे ऑल्सो कुड नॉट मैनेज वेल्थ। और जिनकी कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों आए, उनकी स्टोरी पढ़ो तो वो भी नहीं संभाल पाए वो पैसा। जिनकी लॉटरियाँ बड़ी बड़ी निकली वो भी नहीं संभाल पाए। तो पैसा कमाना, जैसे कहते हैं ना एवरेस्ट पे चढ़ना, उस टाइम तो आप बहुत जोश में हो, आप चढ़ जाते हो,
चढ़ने के बाद आप कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उतरते वक्त 1/3 लोग मर जाते हैं। ये माउंटेनियरिंग की रिसर्च है कि अगर 100 लोग एवरेस्ट पे जाते हैं तो उसमें से 30 लोग उतरते हुए मर जाते हैं, क्योंकि दे बिकम कंप्लेसेंट। तो एक समिट चढ़ गए हो तो आपको वही एनर्जी से वापस आना है। डिसेंड इज ऑल्सो डिफिकल्ट। फिर अगली समिट की तैयारी करनी, ये नहीं कि बैठ गए कि अब भैया एवरेस्ट के बाद दूसरी कौन सी चढ़ूंगा। तो दिस इज जर्नी कि आप वैसे चलते रहो एंड डोंट बिकम कंप्लेसेंट। तो हम कंप्लेसेंट हो गए, आईपीओ आ गया, राष्ट्रपति से अवार्ड मिल गया, हम तो भगवान हो गए, तो घमंड हो गया। तो जब घमंड हो गया, कंप्लेसेंट हो गए, यू स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग मनी। हम पैसे के मामले में अनसठ खर्चे पाल लिए, हमें गाड़ियाँ बहुत सारी रख ली, 5 स्टार से कम खाना नहीं अच्छा लगता था, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास से कम ट्रैवल नहीं अच्छा लगता था, दोस्तों रिश्तेदारों में बांटने लग गए, क्योंकि जब पैसे होते तो सब आते। फिर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी के घर शादी है, किसी के कुछ फेल हो गया, दे ऑल विल कम टू आस्क यू मनी, और आप बांटने लग जाओ तो खजाने खाली हो जाते हैं। तो ये सारी बेवकूफ़ियाँ जो पैसा कमाने के बाद इंसान करता है, जिसके पास कोई मेंटर नहीं हो, विजडम नहीं हो, सब हमने करी, तो टिका नहीं चला। वो गलतियाँ हुई हमसे भी, बिजनेस मिस्टेक्स भी हुई और दूसरी गलतियाँ भी हुई, खर्चे ना कैसे बाउंस संभालना। बैक किया आपने? कैसे बाउंस बैक किया? अब वहाँ पर भाई बड़ा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आप गिर रहे हो 10वें माले से, तो कितनी हड्डियाँ टूटेंगी, उसको संभालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि चारों तरफ से ना सडनली आप अपने मकान से किराए के मकान में आ गए, बड़ी गाड़ियों छोटी गाड़ियों में आ गए, 5 स्टार से ढाबों में खाने लग गए। सो ये कंप्रोमाइजिंग एवरीवेयर, तो मन मर सा जाता है। तो माइल्ड डिप्रेशन भी हो जाता है कि यार अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, इतना बनाया था। अच्छा, आसपास वाले भी हर कोई आता है, एक लगा के चला जाता है, बेवकूफ़ था। वही लोग जो आपको चढ़ा रहे थे कि आप तो भाई अगले अंबानी हो, आप अगले टाटा हो, वही गए, तुम तो बेवकूफ़ निकले, तुमने तो गवा दिया सब। ये वाली बेवकूफ़ी क्यों की, वो वाली बेवकूफ़ी क्यों की। अपने घर वाले भी, सगे भी सुनाते हैं। तो यू आर अलोन एट दैट जर्नी, एंड दैट्स अ वेरी लोनली, वेरी डार्क। तो उस टाइम आपको क्या काम आता है कि पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन रखें। तो मैं बुक्स बड़ी पढ़ता था, क्योंकि पैदाइश रिफ्यूजी में एजुकेशन थी नहीं, तो जो कुछ सीखा ज़िंदगी में किताबों से बहुत सीखा। किताबें मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं। तो हर उस सक्सेसफुल शख्स की दुनिया में आज तक सबके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, उनकी बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज, कैसे बढ़े, कैसे स्ट्रगल किया। तो एक बुक थी टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, रॉबर्ट शुलर की। वो मैं 20-50 बार पढ़ ली। तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि लोगों ने कैसे ज़िंदगी में बाउंस बैक किया, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। तो ये हो गया। और एक बॉम्बे में हमने मेंटर किया जो पॉजिटिविटी सीखी, उज्ज्वल उके थे हमारे मेंटर, IAS ऑफिसर थे, अब भी वो लाइफ कोच हैं। तो वहाँ मेंटरिंग का रोल समझ में आया, क्योंकि तब उससे पहले तो हम खुदा थे, हमें क्या मेंटर की ज़रूरत है। तो जब आदमी गिरता है तो फिर याद आता है, एक भगवान याद आता है, एक मेंटर याद आता है। तो उस टाइम में हमने उनकी बूट कैंप अटेंड किए। तो ये समझ में आ गया कि जब आप रात को सो ना, तो विद दिस होप कि कल का दिन आज से अच्छा होगा, और सुबह उठोगे आज का दिन कल से अच्छा होगा, तो ज़िंदगी कट जाती है। देन यू फाइंड ए वे, रास्ते निकल आते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट का भी मैंने पढ़ा कि अगर दुनिया में होप रहेगी तो एक भी सुसाइड नहीं रहेगा। पीपल बिकम होपलेस, दे कमिट सुसाइड। सो होप जिंदा रही तो फिर चलते रहे, तो रास्ते बहुत मिल गए। ओके। आप जब आपका आईपीओ आया था, उससे पहले भी हायरिंग करते होंगे स्टाफ की। जब आईपीओ आया, आप ये लॉस में गए, उसके बाद भी आप हायरिंग करते हो एम्प्लॉय की। तो पहले जब आप हायरिंग करते थे, किसी को अपने साथ जोड़ते थे, और अब जब आप किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, तो आपके माइंडसेट में क्या फ़र्क रहता है? कुछ वैल्यूज़ में फ़र्क आया है? तब तो खैर हम हायरिंग नहीं करते थे, हायरिंग हमारे लिए लोग करते थे। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर होते थे, आना जाना लगा रहता था, और इतनी विजडम और अकल कहाँ थी जितनी आज तो हायरिंग के ऊपर पूरा हमने रिसर्च ही कर लिया। चलते फिरते हम HR हो गए खुद ही, कि कैसे हायरिंग करें, 3-3 इंटरव्यू लें, फिर उनकी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बनाया, रिटेंशन का प्रोसेस बनाया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बनाया। ये तो सब हमको पता ही नहीं थे। हम तो एक मेहनत के दम के ऊपर, और अच्छा टाइमिंग था इंडस्ट्री का, 50% उसने भी साथ दिया कि सनशाइन इंडस्ट्री थी। जैसे आज कोई भी आप AI लगा लो, फंडिंग भी मिल जाएगी धंधे में, IPO भी आ जाएगा आपका, क्योंकि एक ट्रेंड है, एक चली हुई कहानी है।
तो एक्सपोर्ट गारमेंट्स उस टाइम चली हुई कहानी थी, तो जल्दी जल्दी पैसे बन रहे थे, गवर्नमेंट 40% दे रही थी, टैक्स फ्री थे, तो एवरीबॉडी वॉज बिकमिंग रिच। लेकिन उस पैसे को संभालना और ये सारी जो आप बात कर रहे हो, हायरिंग सीखना, कैश फ्लो मैनेजमेंट सीखना, ये सब तो वर्ड ही नहीं हमको पता था। जो सीए बैलेंस शीट बनाता था, आज भी जब मैं सेशन करता हूँ और कैश फ्लो के ऊपर करता हूँ तो लोग की ज़मीन निकल जाती। 100 करोड़ का धंधा कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट नहीं देखी। अरे कितनी डेट इन्वेंट्री पड़ी है, कितना बाजार से लेने वाला है आपको, व्हाट इज़ योर कैश फ्लो साइकिल, बजटिंग क्या है, ये सब वर्ड आज भी बिजनेस ओनर, छोटे बिजनेस ओनर को नहीं मालूम है। और सीएफओ रख नहीं सकते, सीए ये बताता नहीं, सीए है टैक्स फाइल करने वाला, तो यू कैन नॉट गिव यू ऑल दिस कैश फ्लो थिंग्स एंड बजटिंग। उसका क्या सोल्यूशन है सर फिर? खुद सीखो या पार्ट टाइम सीएफओ रखो। आज 40-50 हज़ार में आप आउटसोर्स कर सकते हो सीएफओ सर्विसेज, जो आपको सारी एमआईएस देंगे। तब वो भी नहीं अवेलेबल था, सीएफओ वर्ड ही नहीं पता था हमें, तो अब सुन रहे हैं हम। हमारे लिए तो सीए ही था, सीए से पहले मुनीम होते थे, तो सीए आ गया तो चलो थोड़ा बहुत बैलेंस शीटें ठीक से बननी शुरू हो गई। तो पार्ट टाइम रखो, थोड़ा खुद सीखो, हैव मेंटर्स। आज मेंटर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो सब सिखाओ। हम सिखाते हैं सबको ये। वर्चुअल सीएफओ हायर किया हाँ, जा वर्चुअल सकता है। सीएफओ हायर कर ले। ठीक है सर। अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो इंडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं, पेरेंट्स ने बिजनेस शुरू कर दिए, अब उनको गल्ले पे बैठा दिया है। ऐसे बिजनेस ज़्यादातर केसेस में ग्रो नहीं कर पाते, जैसे पहले थे वैसे के वैसे रहते हैं। क्या रीज़न है उसका और सोल्यूशन क्या है? रीज़न उसका एक तो ये है कि पेरेंट्स कंट्रोल नहीं छोड़ते। अब बच्चे पढ़ के तो आए एमबीए करके ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, या यहाँ के किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट से, अब वो कुछ करना चाहते हैं तो वो फ्रीडम मिलती नहीं उनको। तो जब फ्रीडम नहीं मिलती तो जो करते रहे हो वही करते रहोगे, तो रिजल्ट भी वही मिलेगा जो मिलता रहा। अब तो वो भी नहीं मिलेगा। तो एक तो उनको फ्रीडम दें थोड़ा, कि भाई ये जो चल रहा है ये तो चल रहा है, मैं चला रहा हूँ। आप एक अपने पढ़े लिखे बच्चे को ला रहे हो, गिव हिम सम फ्रीडम एंड एक्स बजट, कि यार इसके अंदर है तो कुछ खड़ा कर ले अलग से। तो अगर आप डोमेस्टिक हो, लेट हिम डू एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट कर ले। आप एक लाइन में एक प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन कर ले, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ले, बट ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन। जैसे मैंने एक बेटे को अपने डाला कि तो जितने एसएमई आईपीओ होंगे, वो कैपिटल एडवाइजरी हमारी एक फर्म है, उस पर तुम सारा ये काम करो, जिसके अंदर उनकी फंड रेजिंग, तो उसको सिखा दिया कि तू ये संभाल ले सारा। दूसरे बेटे को टेक साइड पे लगा दिया कि सारा जो हमारा टेक चल रहा है, जितनी ऐप बन रही है, वो सब कुछ तू देखो, जो मैं कर रहा हूँ तो मैं कर ही रहा हूँ। अब मैं उसी में ला के बिठा दूँ कि तू मेरे अंडर कोच बन जा, बिजनेस कोच बन जा। एक तो मेरे जितना तजुर्बा नहीं, उसकी कोई बात सुनेगा नहीं, तो मैं उसको उस चीज़ में क्यों लाऊं जो मैं ही कर रहा हूँ। ठीक, लेट देम डेवलप 2 more वर्टिकल्स ना, उसमें 2 बेटे हैं तो ये तो चल ही रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो दे डोंट गिव देम फ्रीडम। तो वो जो कर रहा है बेटा, बच्चा, बेटी, वो भी चोक्ड है। मेरे पास आते कई ऐसे फैमिली बिजनेस वाले कि यार सुबह शाम बाप की बात सुननी पड़ती, तुम गधे हो, तुम्हें तो कुछ आता नहीं, हमने इतना कर दिया, हमने जीरो से इतना बना दिया। तो उनको चुभती हैं वो बातें, यार हमें सुबह शाम ये बातें सुननी पड़ती है। कई तो इस फ्रस्ट्रेशन में आके गूगल अमेजॉन नौकरी कर लेते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, भैया हमें बाप के साथ काम नहीं करना, स्टैब्लिश धंधा घर में, पर बाप के साथ नहीं करना। और बाप फ्रस्ट्रेटेड है कि हमारी बात नहीं सुनते। इधर से बाप घर में घुसता है, वो निकल जाते बाहर कि आया अभी किटकिट करेगा। तो दिस जनरेशन हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये जो गैप है, मेक देम फ्रेंड्स। ओके सर, लेकिन एक ये भी तो सच्चाई है कि नए जो बिजनेसेस शुरू हो रहे हैं, यूथ जो शुरू कर रहा है, जेनजी जो शुरू कर रहा है, उसमें से 90 to 95% बिजनेसेस तो फेल हो रहे हैं। तो पेरेंट्स को उसका भी तो डर रहता है, क्यों फेल हो रहे हैं बिजनेसेस? आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है? वो जो फेल हो रहे हैं ना, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट शुरू कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हो ना, वहाँ पे एक ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश्ड है, बैंकिंग वैंकिंग अकाउंट्स, काफ़ी कुछ बना हुआ है बेस। मैं तो उसी में कह रहा हूँ एक डिवीज़न दो ना उनको। ओके। और वहाँ अगर आपका तजुर्बा, बाप का तजुर्बा, बेटे की एनर्जी कैन क्रिएट मैजिक। ये बात अगर दोनों को समझ में आ जाए ना, भाई तू मेरे से जब सलाह मांगेगा तो ही दूंगा, आई विल नॉट इंटरफियर। हम हफ्ते में या महीने में एक बार मीटिंग करेंगे, नंबर से बात करेंगे, तेरे को जो एडवाइस चाहिए वो कर लेंगे।
मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा तो कैसे करेगा। मेरा एक फ्रेंड था, आज से नहीं तो 30-40 साल पहले उसके डैड ने अमेरिका में बिजनेस शुरू किया। 3 बेटे साथ में इंडिया से बुलाए, तीनों ने अपने अपने डिवीजन संभाल लिए। एक ने रिटेल संभाला, एक ने इंपोर्ट संभाला, एक ने लोकल ऑफिस अमेरिका का संभाला। फादर स्टेप बैक, भैया अब तुम लोगों ने संभाल लिया, मैं महीने में एक बार आऊँगा, बोर्ड मीटिंग करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे डे टू डे में नहीं घुसूँगा। तो वंडरफुल ऑपरेशन। वो उस टाइम की बात देख रहा हूँ कि डैड वॉज सो अंडरस्टैंडिंग, बहुत फ्लरिश किया उनका बिजनेस। ये तो 3 भाई एक ही जगह पे और ऊपर से बाप, पट्टा बड़ी मुश्किल है। तो दे मेड इट ऑल्सो। सो अगर ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मेरा तजुर्बा, तेरी एनर्जी, लेट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर, ओके, तो दिस मैजिक हैपन। बाकी जो आप जेनजी की बात कर रहे हो, जो स्टार्टअप, वो एक अलग स्टोरी है। वो क्यों बंद हो रहे हैं सर, क्या रीज़न है? कोई फाउंडेशन नहीं है बिजनेस की। देखो, फाउंडेशन होती है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, स्केलेबिलिटी कितनी है। फिर थोड़ा बहुत फंड लेके तेज़ी से बर्न शुरू कर देते हैं, बूटस्ट्रैप करते नहीं। तो थोड़े टाइम में वीसी, दे रन आउट ऑफ कैश एंड दे क्लोज डाउन। तो वो ऑलरेडी जो वो वाले बिजनेस है ना, दे आर ऑल वेरी रिस्की बिजनेस। तो रिस्क कैपिटल वो लेके आते हैं, एंड इफ इट डजंट वर्क दे क्लोज डाउन। ओके, तो वो सारे नए जमाने के नए आइडिया के बिजनेस होते हैं और सक्सेस रेट इज़ वेरी लो गिवन। आप अगर किसी वीसी से बात करें, मैं सर्किल में बहुत उठता बैठता हूँ, तो कहते हैं 10 में से 2 चलते हैं, 8 बंद हो जाते हैं। और हमारी मैथ उसके ऊपर सेट है कि हमने 10 बिजनेस में पैसा लगाया, 8 फेल होंगे, 2 इतना बना जाएंगे कि सबका कवर हो जाएगा। वन ऑफ देम विल बी जोमेटो, वन ऑफ देम विल बी गूगल। उनकी कैलकुलेशन खुद की भी यही है। सो दिस ऑल वेरी रिस्की बिजनेसेस, स्टार्टअप आइडियाज़ जो होते हैं, और उनमें से इतना बंद होता ही है और होता रहेगा। ओके, ज़रूरी नहीं वो चलें, टोटली ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया है। ओके। ट्रेडिशनल बिजनेस की फिर से बात कर लेते हैं हाँ। सर। ट्रेडिशनल बिजनेस में स्पेशली जो फैमिली बिजनेसेस हैं, उनमें लोग टैक्स बचाने की, रादर मैं ये कहूँगा टैक्स चोरी की, आधा कच्चा कर लिया, आधा पक्का कर लिया, इतने का बिल आधा आधा ज़्यादा कह रहे हो। 10% पक्का, 90% कच्चा। हाँ, तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं। इसके क्या ये करके पैसा कमाना आपको ग्रोथ पाथ की तरफ लेके जाता है? मतलब जो लोग खुश होते हैं कि यार मैंने तो टैक्स बचा लिया, इस महीने 1.5 लाख रुपए मैंने जीएसटी बचा लिया, इनकम टैक्स बचा लिया, क्या वो पैसा एक्चुअली बच रहा है उनकी जेब में? क्या मतलब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, आज एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है, एसएमई आईपीओ, जिसमें मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मेरा विजन है 500 आईपीओ लाऊंगा। तो जो लाला लोग हैं, एक तो ये समझें कि इकॉनमी अब बदल चुकी है। गवर्नमेंट जो है ना, वो कसती जा रही है, कसती जा रही शिकंजा। जो भी कच्चे का काम कर रहे हैं, काफ़ी सारा कच्चे का काम बंद हो चुका है। आज मुझे कैश खर्च किए हुए खुद को 2 साल हो चुके। मैं अगर वॉलेट खोलूँ तो एक 500 का नोट पड़ा, वही 500 का पड़ा, खर्च ही नहीं होता। एवरीथिंग मैं टिप भी पेटीएम और जीपे से करता हूँ। होटल में जाता हूँ तो QR कोड दे यार, तेरे को 200 रुपये देना है। तो कैश तो चलेगा नहीं ज़्यादा, और कानून के हाथ लंबे होते हैं, हमने भी सुना है। तो आज नहीं कल धरे जाओगे, पुराना अगला हिसाब दे के देना पड़ेगा। फिर भी चलो कर रहे हो तो, और दूसरा नुकसान बता देता हूँ कि हर कंपनी की एक वैल्यू है जो लाला जी को नहीं मालूम। मकान की वैल्यू मालूम है, अरे प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की, आज 10 करोड़ की हो गई थी, बड़े खुश है। ये कंपनी की वैल्यू पता है? तो आप सोचिए कि जब आप एक लिस्टेड एंटिटी बनते हो, प्रॉपर टैक्स भरते हो, कंप्लायंसेस करते हो, ट्रांसपेरेंट आपकी गवर्नेंस है, सब कुछ है, तो आप रोज़ सुबह 9:15 अपनी कंपनी की वैल्यू मार्केट खुलने पे स्टॉक मार्केट में दिखती है। अब वो कंपनी की पूरे शेयर्स की वैल्यू है। आप 1% बेचो, 10% बेचो, पूरी कंपनी बेच दो, रेट पे कोई झंझट नहीं है, क्योंकि मार्केट दे रही रेट आपको। आप देखोगे जब भी मार्केट बहुत चढ़ती हैं तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि इस महीने काफ़ी प्रमोटर्स ने अपना 5-5% शेयर बेच दिया। तो देखते हैं यार, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन हमको मिली हुई है, हम तो 20-25 की औकात है हमारी, उसके लायक है, मार्केट हमको 70 गुना दे रही है, तो कैश कर लो, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो 4-5% शेयर वो कई करोड़ के बेच देते हैं उस टाइम में अपने लिए, अपने हिस्से का। फिर कभी नीचे होता बायबैक कर लेते हैं, जो भी विद इन पैरामीटर रूल्स में जो भी अलाउड है उतना वो कर लेते हैं। तो उसमें पूरी कंपनी बेची जा सकती है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी ये सुन रहा है, 1 करोड़ टैक्स बचाता है तो 100 करोड़ का नुकसान करता है। 100 करोड़। अब आप पूछेंगे वो कैसे?
तो देखिए 1 करोड़ टैक्स बचाने के लिए मोटा मोटा 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखाएगा, 3 साढ़े 3 करोड़ का। 3 करोड़ का एसएमई एक्सचेंज में मार्केट आपको 15 से 20 गुना देती है। 15 तो आजकल चल रहा है, जनवरी में 20-25 भी था, तो 15 में भी समझ लो तो 3 करोड़ का 15 गुना कितना हो गया, 45 करोड़। 3 साल में आप मेन बोर्ड पे चले जाते हो। तो एसएमई एक्सचेंज में आपको वैल्यूएशन थोड़ी कम मिलती है, लेकिन मेन बोर्ड में तो आपको इंडस्ट्री के हिसाब से मिलती है, और आपकी इंडस्ट्री वहाँ 40 पे चल रही है तो आप तो 90 करोड़। तो मोटा मोटा 1 करोड़ टैक्स बचाने वाला अपनी 100 करोड़ की वैल्यू अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। ये बात की समझ नहीं है लोगों को, जब मैं बताता हूँ तो उनकी आंखें खुल जाती है। अगले दिन सीए से बात करते हैं, भैया देखो टैक्स वैक्स देना है। फिर सीए बोलता पागल हो। फिर जब टैक्स का टाइम आता है आदमी सोचता है यार 20-30 लाख देते हुए दुख होता है, दर्द होता है कि 30 लाख रुपये यार टैक्स रहने दो यार, इस बार नहीं देते अगली बार देखेंगे। तो अगर आप मन बना लेते हो, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, ठीक ठाक 2-3 करोड़ का आपका पैट आ रहा है, यू शुड कंसीडर आईपीओ। मन पक्का करके टैक्स देते रहो, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, ये टैक्स वैक्स देना चुभेगा नहीं है। जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगी, एक लेगेसी कंपनी बनोगे। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है 2 करोड़ रुपए महीना कमाना, लेकिन ज़्यादातर लोग सुरेश जी कमा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेट में हैं, कर्जे में हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव है, कैसे वो कर्जे से बाहर आ सकते हैं? देखो लोन लेना एक बुरी बात नहीं है, आप कोई ओनरशिप नहीं दे रहे हो और कंपनी बैंक के पैसे से बड़ी कर सकते हो, लेकिन ये सोचना है कि क्या ब्याज से ज़्यादा मैं कमा पाऊँगा। कई लोग गलती क्या करते हैं, लोन लेके अपने लॉसेस को फंड करते हैं, लोन लेके अपने वर्किंग कैपिटल गैप को पूरा करते हैं। पैसा फंसा हुआ है बाज़ार में, पैसा फंसा हुआ है इन्वेंट्री में, उसको फंड कर रहे हो, तो वो मिस्टेक है। क्योंकि आप बैंक नहीं हो, आप उधार दे रहे हो बाजार में 90-90 दिन 100-100 दिन का, और आप बैंक से लोन लेके अपने कस्टमर को फंड कर रहे हो। भाई उसको बोलो तुम लोन लो ना, मैं क्यों तेरे लिए लोन लूँ, मैं अपने का मशीन के लिए लोन लूँगा, अपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लूँगा। तेरे को फंड करने के लिए, उधार देने के लिए मैं लोन लूँ, डज मेक सेंस। लेकिन लोगों को लेना पड़ता है क्योंकि इंडस्ट्री नहीं तो काम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं कहता हूँ भाई कुछ ऐसा डिफ्रेंशिएटर क्रिएट करो। आज आप भी कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए पैसा एडवांस देते हो। मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, मेरी भाई ट्रेनिंग में आए हो, मेरे से उधार किया है, पैसा दे के आए? बोले दे के आए हैं। मैं कहता जब मुझे दे के आए हो तो तुम भी तो वही करो जाके। चलो जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन डेवलप सम डिफ्रेंशिएटर। कोई ऐसी चीज़ पैदा करो, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी सर्विस लॉन्च करो जिसमें यू आर द ओनली चॉइस, यू आर द बेस्ट। तो पैसा मिलेगा आपको, एडवांस मिलेगा। आप खुद भी दे रहे हो लोगों को एडवांस। कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके 1-2 ही सप्लायर है, मोनोपोली है, आप उसको एडवांस देते हो। गूगल फेसबुक को एडवांस देते हो, कई सारी सर्विसेज के हम एडवांस देते हैं। रेंट का हम एडवांस देते हैं, मकान मालिक थोड़ी बोलता है कि रह लो फिर दे देना 3 महीने बाद। सिक्योरिटी भी देते हैं 3 महीने की। तो वर्क ऑन योर बिजनेस मॉडल, जो चल रहा चलने दो, लेकिन अपना डिफरेंशिएटर पैदा करके इससे निकलो। और लोन 100% श्योरिटी के साथ करना कि वापस कर पाऊँ, क्योंकि आज डिफ़ॉल्ट में जेल जाना पड़ता है, रास्ता नहीं निकलने का। या तो घर बिकेगा जो कोलेट्रल होगा, या कोलेट्रल फ्री लिया है या उससे ज़्यादा ले लिया है, जैसे जेट एयरवेज के गोयल साहब जेल में पड़े आज, विजय मल्ल्या देश छोड़ के भाग गए, लोन से ही तो भागे। कोई शेयर होल्डर थोड़ी इनके पीछे पड़े। आज किंगफिशर का कोई शेयर होल्डर थोड़ी केस करके बैठा, मल्ल्या साहब मेरे पैसे दो, बैंक की तो पीछे पड़े ना। तो बेटर है कि आप लोन वो लो जिससे बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ा के आईपीओ लाओ, लिस्ट करो, पैसा लेके लोन वापस कर दो, बिकम ए डेट फ्री कंपनी, इंटरेस्ट फ्री कंपनी। आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, टेंशन भी हटेगा, और शेयर होल्डर आपसे पैसे नहीं मांगने आता। वो कहता भैया तुम काम अच्छा करो, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़े, डिविडेंड होता हो तो दे दो, नहीं तो धंधे में लगा के धंधा बढ़ा दो। और मेरी जो आज मैंने आपकी कंपनी में 2 लाख के शेयर लिए हैं, उसको 20 लाख कर दो यार, 4 लाख कर दो, तो आप मेरे लिए भगवान हो। सर, हर किसी के दिमाग में ये है कि बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। क्या ये सही है? और अगर किसी के पास बहुत पैसा नहीं है, लेट्स से 50,000 लाख है, तो कोई बिज़नेस आइडियाज़ आप बता सकते हैं कि 50,000 लाख में कौन से बिजनेसेस इंडिया में शुरू हो सकते हैं? तो पहले तो उनको साइड कर देते हैं जिनका पैसा है।
वो तो दे हायर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स, ले आओ, ये कर लो, वो कर लो, एक्सपर्ट हायर कर लो, बिजनेस चालू हो जाए, एंड दे कैन बर्न द मनी ऑल्सो। टाटा ने टाटा स्काई शुरू किया, 1,000 करोड़ रुपया साइड रख दिया था, ऐड भी चला दी, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, दे बर्न मनी, फिर चल भी गया। तो बाकी जो कैटेगरी है, जो हमारे जैसे लोग जो सड़क से उठे हैं, तो उनको पैसा नहीं चाहिए। वही मैंने पहले शुरू में कहा था, बी द बेस्ट। तो पहला मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ कि उस इंडस्ट्री में 3-4 साल नौकरी कर लो, 2 साल 3 साल। मैंने गारमेंट में 2 साल नौकरी की, तो मुझे ये पता लग गया गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कपड़ा कहाँ से मिलता है, वॉशिंग क्या होती है, स्पॉटिंग क्या होती है, दाग धब्बे क्या होते हैं, लेबर कहाँ से मिलेगी, मशीनरी कौन सी चाहिए, टम्बलर चाहिए मेरे को, वॉशिंग मशीन चाहिए मेरे को, पार्क ड्राई क्लीनिंग चाहिए, सारी चीज़ सीख ली। तो शुरू करने में फिर दिक्कत नहीं हुई। फिर जब मैं एक्सपर्ट था तो मुझे कस्टमर ने फंड कर दिया कि यार देख, तू मेरा माल थोड़ा सस्ता बना दे, तेरे को पैसा एडवांस देता हूँ। ठीक है, दे दिया। तो उसको माल सस्ता मिला, अगर उसने साल में मेरे से काम किया और $5 लाख बचा लिए, तो उसको एडवांस देना बहुत सस्ता पड़ा। वो तो एडजस्ट हो गया ना, गिफ्ट थोड़ी दी। तो जब आप एक्सपर्ट हो तो सामने वाला रिस्क भी ले लेता है, यार इसको थोड़ा एडवांस दे दो। मैंने कितनों को अपनी कैप्टिव फैक्ट्री खुलवा दी, यार 100 मशीन मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे चला ले यार, मेरी प्रोडक्शन संभाल ले, काम बढ़ रहा है तो हमारे को कैप्टिव प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो 4-5 लोग तो बिल्कुल, जो एक पैसा नहीं था, मशीन भी मैंने लगाई, काम भी मैंने दिया, एडवांस भी मैंने दिया, वो कमाने लग गए 10-20 लाख रुपए महीना। तो बी द बेस्ट इन योर इंडस्ट्री और उस काम को सीख लो। हमारे एक कस्टमर थे, वो एक बायर के यहाँ नौकरी किए 5-6 साल, उनके सारे बड़े बड़े कस्टमर वॉलमार्ट चालमार्ट में, इसी सबसे दोस्ती हो गई। उन्होंने जब काम शुरू किया, पहले महीने में राहुल जी उनके ऑर्डर जो थे वो ऐसे थे जैसे टेलीफोन नंबर होता है, इतने बड़े। अब पैसे तो थे नहीं उनके पास, तो एक दोस्त के पास गए, भाई ऑर्डर मिल रहे बड़े, मैं क्या करूं, पैसा तो है नहीं, मैंने अभी नौकरी छोड़ी है। तो उसने कहा ऐसा कर यार, सारा प्रोडक्शन मैं तेरा चाइना और इंडिया से बनवा दूंगा, एलसी मैं खोल दूंगा, वेयर हाउस भी मेरा यूज़ कर ले, ऑफिस में भी एक कोने में टेबल दे दी तो अपने नाम से कंपनी चला, तो मैं तेरे से 50 सेंट ले लूँगा पर पीस। तो 2-3 साल उन्होंने किया। जब उनका अपना पैसा हो गया, बैंक लिमिट हो गया, अपना ऑफिस ले लिया, अपना वेयर हाउस ले लिया, आज भी $300 मिलियन का काम करते, एक दिन स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बिकॉज ही हैड द कनेक्शंस, ही हैड द एक्सपर्टीज, पैसा। ये मैं सबको, जो भी ये सुन रहे हैं, भाई एक्सपर्ट बन जाओ, पैसा लगाने वाले मिल जाएंगे तुमको, जो तुम्हारे धंधे में पैसा लगाएंगे किसी भी तरीके से, एज ए इन्वेस्टर, एज ए मेंटर, एज ए पार्टनर, 100 तरीके निकल आएंगे, बट मनी यू विल फाइंड इफ़ यू आर द बेस्ट। ठीक है सर, मनी की हमने बात कर ली। अब कौन से स्किल्स आपको लग रहा है, बिजनेस में वैसे तो बहुत सारे स्किल्स चाहिए होते हैं, लेकिन कौन से क्रिटिकल स्किल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि ये नहीं है तो भाई बिजनेस मत शुरू करना? देखो, प्रोडक्ट और सर्विस तो चाहिए, उसको साइड करते हैं कि भाई ठीक है, आप वेल्थ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो गए कहीं करके, आप रेस्टोरेंट के एक्सपर्ट हो गए, या आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपर्ट हो गए, दैट इज़ बिसाइड, वो काम आपको आता है। अब बिजनेस चलाने के लिए और जो पैसा संभालने के लिए कमा के स्किल चाहिए, उनमें पहली स्किल तो ये है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कंप्लेसेंट मत होना जब तक धंधे में हो। या बेच बात के रिटायर होना है तो ठीक है, फिर उसको भी समझ लेना कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न आती रहे, नहीं वो चला जाए। लेकिन उसके साथ में बिजनेस चलाने में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक अच्छी टीम हायर कैसे करो, उसके बारे में सीखो। फिर फाइनेंसिस के बारे में सीखो, कैश फ्लो मैनेजमेंट और एमआई, सारा पीएनएल कैसे सीखना है, देखना है सारा। सिस्टमाइजेशन को सीखो कि कैसे अपने बिजनेस को ऑटो पायलट के ऊपर लाओ। कस्टमर सर्विस के बारे में सीखो, सब हो गया, सब कुछ है, कस्टमर सर्विस नहीं मालूम। मार्केटिंग के बारे में सीखो, सेल्स के बारे में सीखो। ये बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट में बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं 80-80 साल के, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, सेलिब्रिटीज आती हैं उनके पास, दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन। मेरे से मेंटरिंग लेने आते हैं, सर हमें सब कुछ आता, बिजनेस नहीं आता। वी आर वेरी गुड डॉक्टर, हम सर्जरी बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ठीक कर सकते हैं। 82-year-old डॉक्टर, इंटरनेशनल फेम, आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, आई वांट टू लर्न फ्रॉम। तो ये सारी स्किल आपको ज़रूरी नहीं है खुद करो, बट उनसे काम लेना आना चाहिए। कि अगर आप मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग के लोग रख रहे हो, देन यू शुड नो हाउ द गूगल, फेसबुक एंड डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स, द टर्म्स, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CPL, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, गॉट टू लर्न दीज थिंग्स।
ओके। हाँ। सर फिर भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स तो आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, मैं प्रॉब्लम के लिए हमेशा बोलता हूँ कि पहली बात तो प्रॉब्लम आएंगी इसकी, द जर्नी नेवर लाइक दिस, वो तो ऐसे ऐसे चलेगी। पहला अपोलो जब चांद पे गया था तो 97% ऑफ ट्रैक था, फिर भी पहुंच ही गया। तो मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि आईसीयू में 2 पेशेंट लेटे हैं। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं प्रॉब्लम से घबरा गए, प्रॉब्लम बहुत है। तो एक पेशेंट पे जो पीछे लाइव ईसीजी चल रही होती है ना, ऐसे ऐसे लाइन चलती है, हार्ट की पूरी दिखाती है, और एक की लाइन सीधी है। सीधी का क्या मतलब है? डन। डन, नमस्ते हो गया भाई साहब। तो आपको सीधी लाइन चाहिए कि टेढ़ी चाहिए? तो दैट मीन प्रॉब्लम इज गुड टू हैव कि आप जिंदा हो। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए मैं एक 10 सॉल्यूशन अप्रोच लगाता हूँ कि प्रॉब्लम को कभी भी बड़ा मत होने दो। पहला तो एक पेज उठाओ, एक लाइन मारो, उस पर लिखो पी, प्रॉब्लम। दूसरी उससे बड़ी लाइन मारो, हुआ मी। कौन बड़ा हुआ? आप। प्रॉब्लम से बड़े हो जाओ। मतलब कहने का ये है कि जैसे एडमंड हिलेरी 13 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा, फेल हो गया भाई। तो उसने उस फेलियर से हारा नहीं, वो बोला माउंट एवरेस्ट यू कैन नॉट ग्रो मोर देन 29,000 फीट, एज ए ह्यूमन आई कैन ग्रो बिगर देन। 14वीं बार में चढ़ गया। तो जब हम इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम को देखते हैं ना कि ये प्रॉब्लम तो इतनी है, इससे बड़ी तो नहीं होगी, अब इतनी हो गई, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ का नुकसान हो गया, इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। अब मेरे पास इसके 10 सॉल्यूशन क्या है? सो सडनली योर माइंड स्टार्ट थिंकिंग ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रॉब्लम बिगर। हम क्या है, एक प्रॉब्लम का पौधा है, एक सॉल्यूशन का पौधा है। पानी हमने इसको देना, हम इसको दे रहे हैं, तो ये बड़ी हो रही। तो व्हेन वी वाटर दैट प्लांट विच इज अ सॉल्यूशन, मीन्स 10 सॉल्यूशन लिखो, एक ना एक चल जाएगा। तो ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। तो लॉकडाउन में एक बॉम्बे से बिजनेसमैन का फ़ोन आया कि मैं इतना लॉस कर रहा हूँ, आपका ये वीडियो देखा जी, 10 सॉल्यूशन अप्रोच, आप ऐसे जो पैसे लेने 1 घंटा ये एक्सरसाइज कर लो मेरे साथ एज माई मेंटर। तो हमने वो एक्सरसाइज की, उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। So work on it first, the mindset. कि I am bigger than the problem. And then every problem will make you stronger. You will become better. You become better at problem solving. You have become better at handling problems. वो जो डरना, डिप्रेस होना, उससे बच जाओगे। हर प्रॉब्लम आपके चेहरे पे एक स्माइल लाएगी कि यार इसको भी देख लूँगा। इससे बड़ी तो मैं देख चुका हूँ पहले, ये तो छोटी सी है। ओके। सर आपने बहुत साल इंडिया के बिजनेस एनवायरनमेंट में काम किया है, तो प्री 90s का जो बिजनेस एनवायरनमेंट था और पोस्ट 90s का, या जो अभी रिसेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है इंडिया में, उसमें क्या डिफरेंस है? कौन सा आपको लग रहा है ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? यार ये तो ड्रीम टाइम चल रहा है। आप सोचिए, जब हम लोग बिजनेस करते थे, ना इंटरनेट, ना किताबें, मतलब जाओ किसी बुक स्टोर से किताब ढूंढो, खरीदो, यूट्यूब था नहीं सीखने के लिए, मेंटर थे नहीं, बिजनेस एडवाइजर्स थे नहीं, डायरेक्ट क्लाइंट टेलीफोन की नहीं थी, घंटों घंटों रात को बैठते थे, ट्रंक कॉल और इंटरनेशनल आईएसडी डायरेक्ट डायलिंग बुक थी नहीं। इट केम वेरी लेट। 1987, 86-87 के बाद जाके तो डायरेक्ट लाइन आई है। मैंने पहला टेलीफोन ब्लैक में 7,000 का खरीदा था, और वो भी कट गया 6 महीने बाद, जी आपका तो नंबर आपके नाम नहीं है। तो उस एरा में बिजनेस करना कितना मुश्किल था। हर चीज़ का लाइसेंस, हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन। कोरियर सर्विसेज नहीं थी, एयरपोर्ट पे खड़े होते थे लिफाफा लेके, भाई न्यूयॉर्क जा रहे हो, वहाँ जाके पोस्ट कर देगा यार, डॉक्यूमेंट भेजने हैं कस्टमर। फैक्स नहीं, टेलेक्स नहीं। टेलेक्स देने के लिए हम जाते थे जीपीओ गोल्डा खाने रात को 12 बजे, वहाँ टेप कटती थी, 2 घंटे का वेट होता था, फिर एक टेलेक्स जाती थी, फिर वो टेलेक्स आती थी किसी और के ऑफिस में रिप्लाई, फिर वो रिप्लाई लेने जाते थे सुबह, भैया आज गया बाहर का। क्या जमाने से बिजनेस किया है यार, उससे लड़ना। और आज की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, डायनामिक एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बगैर कोलेटरल लोन्स, इन्वेस्टर्स, फंडर्स, ट्रैवल इजी, बहुत कुछ इजी हो गया। उस टाइम में तो जब ऑर्डर अच्छे आए थे तो पता लगा एयरपोर्ट में माल पड़ा, जा नहीं रहा है, शिप ओवरलोडेड है, पोर्ट ओवरलोडेड है, वहाँ से नहीं जा रहा है, कैंसिलेशन हो रही। हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमने तो मतलब 303 से सामना किया उस फौज का जिसके पास मशीन गन और तोपे थी। आज बहुत अच्छा इकोसिस्टम है यार, इसका फायदा लेकिन उठाना अभी चाहिए। सर कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा है। उस टाइम
गिने चुने लोग थे जो बिजनेस करते थे, ज़्यादातर लोग नौकरियों में थे। तो अभी जो कंपटीशन है वो भी आप देखिए, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, सोशल मीडिया पे मैं या आप या बहुत सारे लोग बिजनेस सिखा रहे हैं, तो उससे नए नए लोग प्रेरित हो रहे हैं और बिजनेस में आ रहे हैं। हर आदमी ये सोचता है नौकरी, जैसे आपने बताया पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना। तो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी से बिजनेस में आ रहे हैं, तो ऐसे कंपटीशन में कैसे आगे रहें? कंपटीशन हमेशा होता है, लेकिन इंडस्ट्री का एक लाइफ साइकिल होता है। एक होता है जब नई शुरू होती है, रिस्की फेज, फिर आता है ग्रोथ, जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, मार्केट इस्टेब्लिश हो गई, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, अब जो है उसमें कमा रहा है। जैसे हम लोग गारमेंट में कमाते थे, 1 करोड़ की ज़मीन 1 करोड़ कमाते थे, 40% सरकार दे रही, 50-60% बाहर दे रहा है, 1 करोड़ की ज़मीन भेजी 1 करोड़ कमा, वो भी टैक्स फ्री। तो ज़्यादा दिन नहीं चलता दौर, 4-5-6 साल चलता है, फिर कंपटीशन आया तो देखते हैं अरे ये सुरेश 300 रुपये की नौकरी करता था यार, आज तो गाड़ियाँ चला रहा है। कौन सा धंधा है? गारमेंट। गारमेंट करते हैं, अच्छा धंधा है यार। तो वो आते जाते लोग, द न्यू एंट्रेंट कम, कंपटीशन इंक्रीजेज, द प्राइसेस कम डाउन। तो इधर भी कंपटीशन आया, ओवरसीज भी कंपटीशन आया, बाहर की तरफ से भी हुआ, धंधा डिक्लाइनिंग फेज में आ गया। वो 10-5% का काम रह गया, प्रॉफिट ख़त्म हो गया, तो उसमें कई लोग छट गए, हम भी छट गए उसमें। तो ये फेज तो हमेशा से रहेगा। तो हमें हमेशा अपना ब्लू ओशन ढूंढना है। आपने पढ़ा होगा ब्लू ओशन थ्योरी। तो मैं जब बिजनेस कोचिंग में आया तो हज़ारों कोच, आज 4-5 साल ही तो हुए मुझे, तो मुझे यही कहा गया तो नहीं चलेगा यार, भीड़ लगी हुई है, कोचिंग ही कोचिंग, बच्चे बच्चे किताबें पढ़ के कोचिंग कर रहे हैं, हर आदमी फेसबुक पर ऐड चला के कोचिंग कर रहा है, तुम कैसे इस पर अलग से हो गए? तो मैंने अपनी निश ढूंढी, मैंने OKR ढूंढा, जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा था। उसमें आज गूगल कर लीजिए, बेस्ट OKR कोच इन इंडिया, मेरा नाम टॉप पे है। OKR क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, जो 90 डेज के विंडोज़ में कंपनी के प्रॉफिट डबल हो रहे हैं, सेल्स दुगनी हो रही, टीम की अलाइनमेंट हो रही है। तो ये गूगल करता था, फिर अमेजोन करा, माइक्रोसॉफ्ट किया। 2013 से ये सिस्टम शुरू हुआ, तो बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी, SME इसको पता ही नहीं। तो वो कैटेगरी मैंने पकड़ ली। दूसरी चीज़, SME IPO, एक भी कोच बिजनेस कोच नहीं है जिसने खुद का IPO किया। CA तो बहुत हैं, IPO करा रहे हैं। आप आज कहिए मुझे IPO करना, बाहर लाइन लग जाएगी, इफ़ यू आर IPO रेडी। लेकिन इफ़ यू आर नॉट IPO रेडी, आप आज 10 करोड़ से हो, आपको 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ पर ले जाना, 5 करोड़ पैट कराना, वो मेरा काम है। सर हम बात करते हैं, जो आपने पॉइंट बताया OKR, ठीक है। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लोगों को दे देते हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। लेट से किसी ने अपनी सेल्स को 3 महीने में 2x करना है, डबल करना है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंटर प्रोसेस क्या रह सकता है? OKR है एक टीम अलाइनमेंट टूल। तो पहला हमें टीम को ये कॉन्टेक्ट सेट करना पड़ता है कि हम 2x करेंगे। डू यू अलाइन? आप सब अलाइन हैं हमारे साथ? तो वंस दे से यस सर हम आपके साथ हैं, तो बाय इन हो गया कि यस हम आपके साथ हैं। ये मुश्किल होता है, टीम कभी भी अलाइन नहीं होती। टीम कहती तुम्हें जो करना करो, भाई तनख्वाह टाइम पे दे देना भैया। तो दे अलाइन, वी इन्वॉल्व देम कि 2x करेंगे कैसे यार। तो मार्केटिंग वाले, भाई तुम क्या करोगे? वो बोलेगा ऐसा है सर, अभी तक तो 500 लीड ला रहा हूँ, इस तरीके से मैं 1000 लीड ला सकता हूँ। सेल्स वाला बोलेगा मेरी कन्वर्जन इतनी है, मैं कन्वर्जन इतनी बढ़ाता हूँ। कस्टमर वाला बोलेगा मैं अपने गूगल रिव्यू बढ़ाता हूँ, ये करता हूँ जो भी मुझे करना है। फाइनेंस वाला बोलेगा इसको फंड करने के लिए मैं ट्राई करता हूँ, मैं फंड्स कैसे करूँगा, इंटरनल अक्रूवल होगा या हमको। सो एवरीबॉडी गेट्स अलाइंड, सारे उसमें हिस्सा बन जाते हैं कि हम 2x कैसे। और हमें एज ए बिजनेस ओनर उनको भी ये सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई हम 2x होंगे तो आप भी 2x होंगे। इट इज़ नॉट ओनली कि लाला जी पैसे कर ले जाएंगे, वो होएगा तो OKR विल फेल। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट। अब मैं कंपनी का OKR कह दिया, हम तो प्रॉफिट की बात मत करना स्टाफ के सामने, मैं तुम OKR नहीं कर पाओगे, जाओ। उनको क्या लगेगा हमारे लिए क्या है इसमें, व्हाट इज इन इट फॉर मी। तो व्हेन दे सी कि कंपनी 5x, सर 10x किया है लोगों ने 1 साल में OKR में, 10x। सर्विस कंपनी जो 2 करोड़ करती थी 2.5 करोड़, उन्होंने 25 करोड़ किया ब्रोकरेज में रियल एस्टेट की OKR यूज करके। तो टीम अलाइन। अब सब जब एक ही गोल, एम्बिशियस गोल की तरफ भाग रहे हैं, तो मैजिक हो जाता है, कल्चर चेंज हो जाता
गैलप का सर्वे है कि ओनली 13% पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर अलाइन, बाकी तो टाइम पास कर रहे हैं, और उसमें से 20% तो उल्टे भी चल रहे हैं, कंपनी को नीचे भी गिरा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे कंपनी बढ़ेगी? So this was OKR was started by Intel in 1970. एंडी ग्रोव ने शुरू किया तो मोटरोला वाज द टॉप कंपनी थे, हमें चिप्स में नंबर 1 बनना है, उन्होंने किया। एंडी ग्रोव इसका एक इंटर्न था, ट्रेनी था, उसने सीखा। देन ही ज्वाइन गूगल एज ए इन्वेस्टर। तो उसने लैरी पेज को बोला यार ये बड़ी कमाल की टेक्निक है, सिंपल है, लेकिन अगर हम फोकस होके और सारी टीम को अलाइन करके करेंगे और हर हफ्ते करेंगे एक काम को, डेली करेंगे एग्जीक्यूशन, तो मैजिक हो जाता है। लैरी पेज देखो आज गूगल कहाँ है, 1,40,000। 3 साल एक ही OKR को उन्होंने फॉलो किया कि क्रोम को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, 70% मार्केट शेयर कैसे ले लिया है। आप भी क्रोम यूज़ करते हुए भी करता हूँ। तो दैट इज द पावर ऑफ OKR। सो स्टेप नंबर 1, एम्बिशियस गोल, इसको हम इस भाषा में बोलते हैं मून शॉट गोल। जो कैनेडी ने बोला था ना कि 10 साल बाद हम मून पे जाएंगे, ऐसा रॉकेट बनाएंगे, तो मून शॉट गोल बनाइए, कुछ बड़ा सोचिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना करेंगे। टीम को अलाइन कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि हम सब मिलके करेंगे, उनकी सजेशंस लीजिए, सब एक साथ बैठेंगे, ऑल डिपार्टमेंट्स एट वन टाइम। अदरवाइज दे आर फंक्शनिंग इन साइलोस। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट हैं कि एक भी डिपार्टमेंट वीक होगा सारे फेल हो जाएंगे। आज सेल्स वीक हुआ, फाइनेंस वीक होएगा, सेल्स मार्केटिंग वीक हुआ, सेल्स वीक हो जाएगा, सेल्स वीक हुआ, फाइनेंस वीक हुआ, प्रोडक्शन मार्केट, सारे बैठ जाएंगे। तो दे अंडरस्टैंड दिस इन OKR मीटिंग कि ये हम सब साथ हैं, 1 टीम 1 ड्रीम है, सब एक साथ नाव को एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, रोइंग द बोट इन द सेम डायरेक्शन, तो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगी। तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं उसमें, और जब वो जुड़ जाते हैं और दे सी द प्रोग्रेस कि यार 90 दिन में इतना बढ़ गया, तो एक आदत पड़ जाती है, एक जुनून, एक जोश आ जाता है। फिर उसमें लास्ट पार्ट है सेलिब्रेशन, कि हम जिंदगी में सेलिब्रेशन करना भूल गए हैं अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को। अगर आपको आज एक अच्छा बायर मिला, गो सेलिब्रेट, समोसे मंगाओ, पिज़्ज़ा मंगाओ। मेरा हर 1 लाख के ऊपर मैंने अपने एडिटर्स पूरी टीम के साथ पिज़्ज़ा मंगा के सेलिब्रेट करते हैं कि आज 1 लाख फॉलोअर बढ़े। आज मैं 2.2 मिलियन पे हूँ इंस्टाग्राम पे, मिलियन यूट्यूब पे, सब 2 साल के अंदर हुआ। बट आई हैव बीन सेलिब्रेटिंग एवरी विन। कोई बड़ा अच्छा कस्टमर मिला, सेलिब्रेट, आज भी बड़ी विन नहीं है। When you celebrate, you are activating the law of attraction कि भगवान मुझे और दे यार, मैं खुश हूँ, आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी टू रिसीव दिस। हम तो रोते ही तो ज़्यादा रहते हैं। किसी से पूछो ये आज पिछले हफ्ते क्या अच्छा हुआ, सोच में पड़ जाता है कि आज कुछ अच्छा तो हुआ नहीं खास यार। मैं चल यही बता दे जिंदा हूँ, सुबह उठ गया मैं और बोल तो बुरा क्या हुआ, 10 चीज़ें गिना देगा, यार यहाँ पैसे मर गए, झगड़ा हो गया, ये बीमारी हो गई, वो हो गई। So when you celebrate, so ये OKR का प्रोसेस, अलाइन योर टीम, बड़े गोल बनाओ, सबको साथ में अलाइन करो, वीकली मीटिंग करो, ट्रैक एवरीथिंग, हु इज डूइंग व्हाट, और एक दूसरे पे प्रेशर पड़ता है, यार उसका हो गया मेरा नहीं हो रहा है, सामने बैठे हैं सब, तो सारे भागने लग जाते हैं और नालायक छोड़ के निकल लेते हैं कि यार ये तो पोल खुल रही है, एक सबके सामने बेइज्जती हो रही है, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो काम चोर लोग खुद ही कट लेते हैं, बाकी चल लेते हैं। एंड देन यू सेलिब्रेट, फिर अगले 90 दिन। सो यू डोंट प्लान फॉर 12 months, यू प्लान फॉर 12 weeks. So your year is of 12 weeks, not 12 months. And you celebrate 4 new years. तो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये आपकी इस कंपनी में सेलिब्रेशन हो, सी द मैजिक। ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स जी, उस पर मेरी किताब भी है, SMR, स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट्स। ओके, वंडरफुल। ये हमने सर बात की सेल्स को 2x करने की, क्या प्रॉफिट को 2x करने का प्रोसेस भी वो सारा OKR में आता है ना। ओके, सो यू नॉट ओनली डू सेल्स, यू से सेल्स इतनी करेंगे, प्रॉफिट हमको 10% से 15% नेट प्रॉफिट पे लाना है, हमको इतने लोग हायर करने हैं, हमको रिटेंशन रेट यहाँ से यहाँ ले जाना है, हमें एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन स्कोर 80 से 95% लाना है। एवरीथिंग कम्स अंडर OKR। कस्टमर कंप्लेंट को इतनी रिड्यूस करनी है, फिक्स दैट इनटू OKR।
आपके पास सर कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा कि आपने किसी को गाइड किया हो अपने बिजनेस, उसके बिजनेस में, और उसने कोई ऐसी एक चीज़ की हो जिसकी वजह से उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ हो, कोई एक इंसिडेंट, एक कोई फार्मूला आपने बताया हो, एक एक्टिविटी कोई किसी ने की हो? बहुत सारे। आई गॉट अबाउट 500-600 वीडियोज जो ये वाली स्टोरी। बट अगर जहाँ आप बैठे हो गुड़गांव में, आपने पारस बिल्टेक का नाम सुना? हम्म। 2000 करोड़ का ग्रुप है, 17 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, फिर पारस हॉस्पिटल है, पारस स्कूल है। तो पारस बिल्टेक, जब मुझे 2021 में उन्होंने बुलाया कि हरिंदर नागर एमडी आपसे मिलना चाहते हैं, सो दे हैड नो न्यू प्रोजेक्ट्स इन लास्ट 3 years। सेल्स रुकी हुई थी, इन्वेंट्री फंसी हुई थी, 18-20 करोड़ की ईएमआई चल रही थी। वहाँ पर OKR क्रिएटेड द मैजिक। बोर्ड रूम में हमने मीटिंग शुरू की। जब सारी टीमें ऑप्टिमम पे करने लग गई और सबने कंपनी के लिए सोचना शुरू कर दिया, तो कंपनी केम बैक ऑन इट्स फीट, सेल्स बढ़ गई, एम्प्लॉय अलाइन हो गए, पूरे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो गए, 3-3, 4-4, प्योरली OKR के वजह। कोच दे फॉर 2 years, 2 साल मैंने कोच किया उनको। जो 300 केसेस थे कस्टमर्स के, वो सब खत्म हो गए। CRM डिपार्टमेंट ही नहीं था, कोई कस्टमर की ईमेल नहीं सुनता था, स्टाफ आपस में बात, साइलोज में पॉलिटिक्स झगड़ा कर रहे हो, सारे आपस में एक टीम बन गए। तो ये तो यहीं का यही एग्जाम्पल है, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, ओके। क्योंकि मैंने किया है। आई हैव द वीडियोज। ऐसा कोई एक इंसिडेंट या एक फेलियर या एक गलती आपके किसी भी क्लाइंट ने की हो या किसी भी आपके नोन ने की हो जिसने उसके बिजनेस को डुबा दिया हो? एक छोटी सी गलती, कई बार रहता है ना यार, एक छोटी सी गलती मैंने कर दी, मतलब इसमें शायद आप नाम ना लें उनका क्योंकि हम किसी के बिजनेस मैं अपनी बता देता हूँ जो मैंने करी, किसी और क्या बतानी। ओके। अंड खर्चे पाल लिए, उस जमाने में 50 लाख रुपए महीने खर्चे डाल लिए, बहुत सारी गाड़ियां दे दी स्टाफ को, बहुत सारे हैवी पेमेंट के स्टाफ रख लिए, प्रॉफिट पे नज़र ही नहीं है। बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए गया था, हमें पता ही नहीं प्रॉफिट क्या होता है। वी आर लूजिंग मनी, बोरोइंग मनी, लूजिंग मनी, बोरोइंग मनी। तो बहुत सा, एक नहीं कई आते हैं कि MIS नहीं है। हर SME मेरे पास आता है इस चक्कर में कि लोन ज़्यादा हो गया, वो लोन के एक जंजाल में फंस चुके, निकलना मुश्किल हो जाता है। देन दे आर वर्किंग फॉर बैंक्स, और फिर कई बार तो ऐसी पोजीशन आ जाती है कि लोन चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं कि अगला 1 साल और कट जाएगा, चलो ये महीने निकल पाकिस्तान वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी, बहुत सारे हैं ऐसे लोग। ऐसी सिचुएशन में सर जो आ गया है कि इतने लोन्स है कि लोन को चुकाने के लिए लोन ले रहे हैं, वैसी सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उसमें कहीं जाके अगर सिविल बिल खराब हो जाती है, डिफॉल्ट, तो कैरियर फिनिश्ड, ऑलमोस्ट लाइफ ख़त्म हो जाती है। बहुत मुश्किल से दोबारा खड़ा हो पाता है आदमी। तो वहाँ पर पहले से ध्यान करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रांग, पैसे को ऐसे पकड़ के रखो जैसे सांप बैठता है। भैया, मनी मैनेजमेंट इज़ द स्किल नंबर 1 थिंग यू शुड लर्न। मारवाड़ियों में एक चीज़ होती, पढ़ता सिस्टम। तो आप सुबह उठो तो पहला काम, मेरी लेनदारी क्या है, मेरी देनदारी क्या है, मैंने कमाया है या गवाया। सो उसमें नेवर लूज मनी। वॉरेन बफेट कहता है रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 रिमेंबर रूल नंबर 1। तो भाई नुकसान मत करो। एक मेरे पास आए सज्जन को तो स्टोरी बता दूं। किसी ने भेजा कि मैं डिप्रेस हूँ बड़ा। क्या हो गया? बोले अच्छा खासा फिट बंदा, 40-42 साल का, कहता बिजनेस में घाटा हो रहा है 2 लाख रुपए महीने का, और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा हूँ। PF की लाइबिलिटी हो गई है जी, वैट की लाइबिलिटी हो गई है, मैं खटिया से उठ नहीं पा रहा हूँ बिस्तर से, इतना डिप्रेशन में हूँ। मैं कहा सेहत ठीक है, हाथ पाँव ठीक है? बोला हाँ सब ठीक है, मैं शुक्र है। मैं कहा बीवी ठीक है, लड़ती उड़ती है तो ठीक है, कमाती है? बोला हाँ। कितना? बोला 3 लाख रुपये कमाती है। वेरी गुड, इनकम तो है घर में, मकान अपना? बोला है। मैं खाली यही प्रॉब्लम है ना, तो पहला काम तो काम बंद कर दे। तू भारत सरकार नहीं है, तू फ्लिपकार्ट नहीं है जो तू पैसा लूज करे। ये बंद तो करो, नाव में जो छेद हुआ है, पानी अंदर आ रहा है, तो स्टॉप लूजिंग मनी। सेकेंड थिंग इज, अब देखो तुम्हारे को PF वाले छोड़ेंगे नहीं, नॉन अवेलेबल वारंट है, उसको कैसे निपटाएगा? कोई प्रॉपर्टी है, बोले हाँ चंडीगढ़ में बेकार पड़ा फ्लैट, मैं कहा बेच के निपटा दे। वैट की अपील कर दो, जब होगा फैसला देख लेना, जब ज़्यादा लाइबिलिटी है तो उसके बाद तो कोई जॉब आप ढूंढ ले, 3-4-5 लाख कर लो स्टेबलाइज,
फिर देखना कि कैसे बिजनेस को वापस अगर करने का मन है तेरा, बट फिलहाल इस सिचुएशन से निकलने का ही रास्ता है। तो ऐसा जब फंस जाता है आदमी तो प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लेके बर्न रोक दो। कभी भी ब्रेक इवन से नीचे नहीं जाना चाहिए बिजनेसमैन को। वो अलर्ट, जो कहते हैं ना, यमुना खतरे के निशान से ऊपर आ गई है, बाढ़ आ, तो खतरे के निशान बना के रखो कि आपका बिजनेस अगर पैसा नहीं बना रहा है एंड यू आर बर्निंग, दैट्स अ डेंजर साइन। वो आपको लोन के जाल में फंसाएगा ही फंसाएगा। वहीं रोक दो, बंद करना बंद करो, डाउन साइज करो, खुद काम करो, बंदे निकाल दो, ऑफिस छोटा कर लो, कुछ भी करना है, घर के खर्चे घटा दो, बट बर्न मत करो। बस बर्न करोगे तो फिर एंड बड़ा खराब है। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है अभी तक। मतलब जनरली पॉडकास्ट में ये रहता है कि ऑडियंस के लिए लर्निंग रहती है, लेकिन इसमें मेरे लिए भी काफ़ी सारी लर्निंग है। स्पेशली जो आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग आपने बताया, ये काफ़ी नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली है। मतलब हमने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी साल पहले पढ़ा था, लेकिन आज वो सारी चीज़ें रीइंफोर्स हो गई है। अब जाने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऑडियंस को आप कौन से 2-3 चीज़ें बोलेंगे कि भाई अगर आपको अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है स्पेशली बिजनेस में, तो कौन सी 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 गलतियाँ हैं जो कभी ना करें? मैं 2-3 गलतियां बताऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो करो। गलतियां तो भाई कभी भी पैसे से कंट्रोल मत हटाना। कीप योर आइज ऑन प्रॉफिट्स और बी द बेस्ट। जो भी इंडस्ट्री में हो, गूगल क्या, एआई क्या, आपकी मार्केट क्या, आपका नेटवर्क, नाम आपका ले कि भाई ही इज द बेस्ट पर्सन इन दैट। चाहे आप वो कोच हो, चाहे आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो, चाहे डिज़ाइनर हो, जो भी करते हो, आप अपने क्राफ्ट में मास्टर बन जाए, दुनिया से चल के लोग आएंगे। एक टर्की में दरवाजे बनाता है बंदा जो पैलेसेस के दरवाजे बनाता है, पैलेसेस के, इतनी नीश है, लेकिन ऐसा बनाता है कि कहीं कोई चर्च और पैलेस बनता है तो उसको बुलाया जाता है, भाई तू दरवाजा बना। प्राइस उसकी जो मर्जी मांग ले, वो लाखों डॉलर ले ले देते हैं लोग। सो व्हेन यू आर बेस्ट इन द इंडस्ट्री तो प्रॉफिट भी मिलेगा, मार्केटिंग का कॉस्ट भी नहीं आएगा, कस्टमर चल के आएगा। इससे बढ़िया पोजीशन नहीं हो सकती भाई साहब, कस्टमर आपके पास चल के आए कि मुझे आपसे काम करना है। सो बी द बेस्ट और हमेशा बी हम्बल, कि घमंड मत करना। जिस दिन घमंड आया खोपड़ी खराब हो जाएगी। और याद रखना कि ये एक समिट की कहानी नहीं है, द समिट इज़ एवरी डे। एवरेज चढ़ने के बाद अगले की तैयारी चालू रखना, नहीं तो कंप्लेसेंट हो जाओगे, फिर जो कमाया वो दे बैठोगे। और क्या करना क्या चाहिए, लर्न स्किल्स। बिजनेस इज लाइक ए व्हील, हम व्हील ऑफ लाइफ बनवाते हैं। उसमें व्हील ऑफ लाइफ में आप अलग अलग स्पोक हैं। सेंटर एक्सेस से अगर आप 10 खाने बनाएंगे, उसमें मार्केटिंग शुड बी एट 10, सेल्स शुड बी एट 10, फाइनेंस शुड बी एट 10। अगर एक 8 पे है, एक 7 पे है, एक 6 पे है, एक 3 पे है, हेल्थ भी देख लो, उसमें फैमिली लाइफ भी देख लो। अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा व्हील बनेगा। दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। सो यू हैव टू डू दैट एक्सरसाइज कि मेरा व्हील ऑफ लाइफ एंड व्हील ऑफ बिजनेस क्या है। उसमें जितने डिपार्टमेंट हैं सबकी एफिशिएंसी एक बराबर चलेगी तो एक गोल व्हील बनेगा, नहीं तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आगे कैसे चलोगे। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। कोई एक को नहीं कह सकते जी यही करोगे तो बढ़िया होगा। ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू वर्क इन अलाइनमेंट, तभी एक सक्सेस स्टोरी बनेगी, शोले जैसी पिक्चर बनेगी जो सदियों तक सबसे बड़ी हिट रहेगी। उसके बारे में बात होगी थी, क्या पिक्चर थी, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या मार्केटिंग थी, क्या एक्टर थे, क्या डायलॉग थे। हमने कॉलेज में इतने डायलॉग बोले हैं शोले के कि 10 मिनट के लिए भी कोई आया तो अपनी छाप छोड़ गया। ऐसा बहुत कम पिक्चर में होता है जिसमें इतने सारे कैरेक्टर हों एंड एवरी कैरेक्टर अपनी एक, चाहे वो कालिया था, चाहे सांभा था, everyone left a mark. That was the wonderful script there. So शोले बनानी है या एक अच्छी डिश बनानी है जिसमें सब चीज़ परफेक्ट डली हुई हो, तो ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू बी परफेक्ट। कोई रास्ता नहीं है कि हम कहें जी ये वाला तो चलेगा। वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड थैंक यू सो मच टू दी ऑडियंस जिन्होंने लास्ट तक ये पॉडकास्ट देखा। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। जाने से पहले 2-3 चीज़ें बता के जाना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिली और आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेके आते हैं, बहुत मेहनत लगती है सुरेश सर जैसे लोगों को पॉडकास्ट लाने के लिए। और सर के चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। ही इज़ एन अमेजिंग बिजनेस कोच, बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. गुड बाय.